करवा दीजिए। साक्षी जी ओपनिंग प्रेयर करवा दीजिए। नमस्ते सभी को। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, मन शांत। गहरा लंबा श्वास लेंगे। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे, हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते। ओम। थैंक यू साक्षी जी। सभी का स्वागत है आयुर्वेद के इस सेकंड लेक्चर में। कल हम लोग जो है एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ में इंट्रोडक्शंस देखा था पूरे ही आयुर्वेद का। नमस्कार चंदन जी। तो आज मैं आपको फिर से एक बार वो स्लाइड प्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने ग्रुप में वो भेज दिया था पीडीएफ, एक बार मैं फिर से शो कर दे रहा हूँ। कल किसी को कोई परेशानी तो नहीं आई? आज मैं नोट से पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक बस ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है? तो आयुर्वेद को हम इसका परिचय देखे थे, है ना? आयुर्वेद का परिचय, इसके बाद फिर उसका उद्देश्य है। तो एक बार देखते जाइए आप लोग, है ना? जस्ट फ्लैश करना है आपको। इसके बाद फिर हम रोग और स्वास्थ्य के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में देखा था। चरक के अनुसार सुश्रुत है, फिर WHO है। ये और भी कई परिभाषाएं हैं, बट क्या ये मुख्य है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अष्टांग आयुर्वेद हमें पढ़ना है। इसके बाद पंच महाभूत और आयुर्वेद का जो संबंध है वो देखेंगे। पंच महाभूत का गुण, जिसकी तन्मात्रा आप समझ सकते हैं, एक तन्मात्राएं हैं उनकी। त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ, ठीक है। इसके बाद उपस्तंभ, वात पित्त कफ का जो स्थान है वो उसके दोष कितने प्रकार के रोग होते हैं वो। फिर उसका संबंध त्रिदोष और पंच महाभूत का संबंध। इसके बाद वात के बारे में जानना है। जो त्रिदोष है ना, उसमें फिर इंडिविजुअली सबको पढ़ना है। वात के बारे में पढ़ेंगे डीप में, फिर पित्त के बारे में हम जानेंगे, फिर कफ के बारे में हमें जानना है, उसके पूरे डीप में पढ़ेंगे इसको। फिर प्रकृति को पहचानना है, उसके कितने मापदंड हैं उसको देखते हुए अपनी प्रकृति क्या क्या है, वात है या पित्त है या कफ है। फिर द्विज प्रकृति के हैं, समनस प्रकृति के, ये सारे चीजें हम देखें। इसके बाद उपस्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इसमें हम और डीप में जानेंगे कौन कौन से आहार, क्या आहार है। इसके बाद निद्रा के प्रकार क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य में हम मैथुन के प्रकार को विशेषतः जानेंगे। सप्त धातु है, 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। इसको पढ़ेंगे करके, ये छोटा टॉपिक है। इसके बाद ये पिक्चर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया था। फिर उप धातु है, स्तन्य, कंडराएं, आर्तव्य, शिराएं, वसा, फैट, स्नायु, है ना। ये उप धातु किससे मिलकर बना हुआ होता है? धातु से ही निर्माण होता है इसका, और इससे फिर किसी और चीज का निर्माण नहीं होता। कल किसी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था, मिट्टी और घड़े का। इसके बाद जठराग्नि है, डाइजेस्टिव एंजाइम हम कह सकते हैं, पाचक अग्नि। उसकी जो अवस्थाएं हैं, उसका जो प्रकार है, वो सारी चीज हम देखेंगे। उसका स्थान कहाँ होता है उसको देखेंगे।
ओज और मल है। ओज क्या प्रकार, कितना मात्रा, फिर मल कौन कौन से हैं। मल वैसे बहुत सारे हैं, बट मुख्य मल हमें पढ़नी है पुरीस, मूत्र और स्वेद के बारे में, स्टूल, यूरिन और स्वेटिंग के बारे में। इसके बाद उसका संबंध पंच महाभूत के साथ क्या है वो देखना है। फिर कैसे ये बनता है, भोजन हम ग्रहण करते हैं, फिर उस पे डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करता है, तब जाके धातु और मल की क्रिया होती है, बनता है वेस्ट मटेरियल और यूज्ड मटेरियल बनता है। इसके बाद अग्नि के प्रकार, 13 प्रकार के अग्नि होते हैं, जिसमें 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और एक जठराग्नि। ठीक है। इसके बाद त्रिदंड है, त्रिदंड हमने बताया था, 3 डंडे बनाकर, एक शरीर, मन और फिर आत्मा। फिर पंच पंचक, 25 टोटल पंच पंचक है, इसमें इंद्रियां और उसके द्रव्य, उसका स्थान, उसका विषय, उसकी बुद्धियां क्या क्या है, ये आपको मेमोराइज करना है। फिर पंचकोश के बारे में हम जानेंगे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, है ना। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जो हम बढ़ते हैं, ये पंचकोश के बारे में हम देखें। इसके बाद सृष्टि कर्म, ब्रह्मा से लेके पुरुष के बीच कैसे कैसे ये बना है ना, ब्रह्मा से फिर पंच महाभूत, फिर औषधि, फिर अन्न और फिर वीर्य पुरुष का निर्माण है, ये सृष्टि कर्म। ठीक है। इसके बाद आयुर्वेद भी वहीं से आया हुआ है। सबसे पहले ना कहा जाता है कि ये आयुर्वेद का जो ज्ञान है ना, ब्रह्मा से आया है, और फिर जाके धीरे 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 ऋषि मुनि, वेद, ये सब सारी चीजें फिर आगे जाके फैला है। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना उसमें भी, गीता में भी, कि सबसे पहले जो ज्ञान कैसे दिया ब्रह्म, फिर मनु, विवस्वान, इस तरह से क्या है, आया हुआ है। अष्ट चक्र हम पढ़ेंगे, बाकी सातों चक्र तो सेम है, इसमें एक ऐड है, मनस चक्र। ठीक है। तो सहस्त्रार चक्र के नीचे जो आयुर्वेद के अनुसार जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य के जो प्रकार है, द्रव्य मतलब जो भी ग्रहण करते हैं उसको द्रव्य हम कहते हैं। इसमें पार्थिव द्रव्य, जांगम द्रव्य, औद्योगिक द्रव्य, ये 3 प्रकार के द्रव्य को हम पढ़ेंगे। पेड़ से, जीव जंतु से, औषधियों से मिलने वाले द्रव्य। रस के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। 6 प्रकार के जो रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, इसको हम जानेंगे एक एक करके। और इसके सारे जो 6 हैं उनका संबंध किस किस के साथ, पंच महाभूत के साथ, त्रिदोष के साथ, धातु के साथ और मल के साथ जानेंगे। फिर वीर्य होता है, वीर्य यहाँ पे आप समझेंगे, जो औषधि द्रव्य होता है उसकी प्रकृति के अनुसार बांटा गया है औषधि द्रव्य वीर्य को। जो उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, है ना, 2 प्रकार के हैं। विपाक, विपाक मतलब जब भी ये पाचन क्रिया के बाद जो एक डिफरेंट टेस्ट आता है उसको हम विपाक कहते हैं, है ना। इसके भी प्रकार है, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, इसको जानेंगे। जैसे कोई कोई भी हमने रस लिया, कोई भी खाना खाया, और उसके डाइजेशन के बाद वो रस की प्रकृति बदल जाना, कुछ अलग तरह का टेस्ट आ जाना, ठीक है, उसको हम विपाक कहते हैं। उसका स्वास्थ्य वृत्त जानेंगे, 3 इसमें हमें पढ़ना है, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। तो ये चीजें हम, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको फिर हम लास्ट में देखें। तो ये सर था एक ये विपाक, विपाक माने क्या बताया आपने? विपाक, मतलब होता है कि अलग, जैसे कि नीम, आपने नीम का रस, वो कोसा जो होता है, नीम की जो पत्तियां सर होती हैं आगे उसको आगे टेस्ट। आगे आगे समझ गए सर। आ गया। ओके, तो ये था हमारा पूरा टोटल। हम फिर अब आपको अपने नोट्स पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि क्या है। सर एक्सक्यूज मी, नमस्ते ये सर। सर जो आपने नमस्ते। एक था ना, गुण योग वाहिता, तो वो सिर्फ एक वात में ही जो खास गुण होता है जो जोड़ने का काम करता है, उसके अलावा किसी और में नहीं होता, पित्त या कफ नहीं, में? ये सबसे ज्यादा इसमें वात का गुण होता है, योग वाहिता का। वात में अगर कफ मिल जाए तो कफ की प्रवृत्ति वात में आ जाती है ना, चेंज हो जाता है प्रकृति। जब वात पित्त के साथ आ जाए तो प्रकृति, वात अपना मूल प्रकृति छोड़ के पित्त की प्रकृति ग्रहण कर लेता है, इसी को कहते हैं योग वाहिता का गुण। जी ठीक सर, है। मुझे लगा कि वात के अलावा जैसे पित्त और कफ में भी कुछ ना, जोड़ के कुछ आप ऐसा खुद तो नहीं। लॉजिकली सोचो
ठीक है। वात चाहे पित्त में मिले या पित्त वात में मिले, है ना। हाँ, अगर जी पित्त जी मिलता है सही वात है। से तो वात की प्रकृति वात थोड़ी आ जाएगी। वात पित्त, जी सही है। ठीक है सर, समझ में लॉजिकली आ आप गया। सोचो ना। जी सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। जी। बात तो वही आ गई। ठीक है, हम्म, अब देखो हम थोड़ा सा आप डीप में जाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूं मैं, फिर भी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आपको। सारा सिलेबस आपके माइंड में आ गया कि क्या क्या हमें पढ़नी है टॉपिक। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया अच्छी से कि हमें क्या पढ़ना नहीं पढ़ना? एनीवन? नहीं, कोई नहीं है फिर तो। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन को मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो आप लोग भी बताए थे, और इसको समराइज करके हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले तो एक मिनट मैं मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, देखो आयुर्वेद क्या है। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि आयु प्लस वेद। आयु मैंने बताया था आपको जीवन या आयु, और वेद का मतलब ज्ञान से है, विज्ञान से है। तो आयु का विज्ञान, ठीक है, इसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। तो ये आयुर्वेद क्या है, बहुत ही पुरातन बहुत प्राचीन पद्धति है। कोई भी अपने स्वस्थ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रोग मुक्त रखने के लिए, रोग का निवारण करने के लिए बहुत ही प्राचीन पद्धति है ना। इसलिए कहते हैं और टोटली प्राकृतिक है ना। तो इस समग्र स्वास्थ्य की पुरातन सबसे पद्धति है। वही चीज मैंने बताया आपको। आयु प्लस वेद, आयु और वेद से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। सबसे प्रचलित जो हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद को सबसे आगे ले जाने का जो काम किया है वो इस इनको श्रेय जाता है तीन आचार्य चरक जी को। कहा जाता है कि सबसे पहले जो है, वैसे तो आयुर्वेद आचार्य चरक से भी पहले था। इन्होंने क्या किया, ये ऋषि मुनि ने क्या किया, आयुर्वेद के ज्ञान को क्या किया, एक संगठित करने का कार्य किया। फिर एक जगह इकट्ठा करने का कार्य किया, तभी तो हम आज इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बिखरा हुआ था आयुर्वेद का ज्ञान, उसको क्या किया, संग्रहित किया। इसीलिए इसको हम बहुत इंपोर्टेंट देते हैं कि आचार्य चरक जी ने चरक संहिता का रचना करी, और ये औषधि प्रधान था। ठीक है, औषधियों से रिलेटेड इन्होंने ये संहिता, इनकी पकड़ औषधि पे थी। इसके बाद आचार्य सुश्रुत हुए। कहा जाता है कि आचार्य चरक के बाद सुश्रुत आए, और इनको शल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार पूछ देते हैं कि शल्य चिकित्सा के जनक है ना, फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी किनको कहते हैं, सुश्रुत को कहते हैं, आचार्य सुश्रुत को। और इन्होंने किसकी रचना करी, सुश्रुत सुश्रुत। संहिता की। बहुत बढ़िया। और इसके बाद वाग्भट जी हुए। उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक की रचना करी है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम। ये भी औषधि प्रधान ग्रंथ है। इसके अलावा भी आप महर्षि कश्यप जो हुए हैं, वो भी आयुर्वेद में बहुत ही निपुण रहे हैं। उनका भी योगदान माना जाता है। जो कौमार्य भृत्य मतलब या पीडियाट्रिक समझ लीजिए, उन पे बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। आचार्य सुश्रुत जो हैं, उनका शल्य पे, खासकर जो मोतियाबिंद से रिलेटेड जो भी सर्जरी हुई थी ना, इनके लिए मास्टरी था इनका। ठीक है, अभी भी आप जब शल्य की तरफ बढ़ते हैं तो कई सारे अभी भी आयुर्वेद में क्षार सूत्र ये सब सारे करवाते हैं, फाइल्स में सारी चीज। इसके बाद आता है रोग और स्वास्थ्य का डेफिनेशन। हम देखेंगे क्या है। तो चरक के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या बताया कि जो वात पित्त कफ, ये तीनों दोष सम मात्रा में, उचित मात्रा में हो, है ना, वो आरोग्य है। और एक और डिफिनेशन जो है मैंने आपको कल बताया था, किसी को याद है, पिता हितम सुखम? एनीवन?
किसी को नहीं याद? हिता हितम सर क्या सुखम। बोल रहे थे? चरक के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या थी? कल मैंने बताया था वो आपको। हेतायु हेतायु अहेतायु सुखायु दुखायु। चार प्रकार की आयु बताई थी मैंने। उसका क्या था? चरक संहिता में आप पढ़ेंगे तो होता हिता हितम सुखम, इसमें नहीं है, लिख लेना आप लोग। हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद स उच्यते। चरक संहिता के पहले अध्याय का 41वां सूत्र है ये। वहां पे उन्होंने लिखा है ये चीजें कि जो अहित में, हित में, सुख में, दुख में, ये चारों प्रकार के आयु में, है ना, जो सम रहता हो, पथ्य में अपथ्य में भी, है ना, बैलेंस हो, उसी को हम सुख कहते हैं। स्वस्थ जीवन शैली का उन्होंने नाम दिया है यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने वात पित्त कफ को भी बताया है कि जिसकी मात्रा सम हो चरक ने। और इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, आयुर्वेद के देवता कौन है? धन्वंतरी। इसके बाद आता है सुश्रुत के अनुसार, ये WHO के अनुसार भी मैंने कल आपको बताया था 1994 में, फिजिकली, मेंटली, सोशली इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल लेवल पे जो वेलबींग होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार बहुत ही सारगर्भिक, अभी तक सबसे अच्छा सटीक जो स्वस्थ व्यक्ति का जो डिफिनेशन दिया है वो महर्षि सुश्रुत ने दिया है ना, आचार्य सुश्रुत ने दिया है। क्या है? और इसी डेफिनेशंस पे पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। इसी डेफिनेशन में पूरा आयुर्वेद आपको समझ में, इसी के इर्द गिर्द जो है हम पढ़ते रहेंगे। समदोष समाग्निश्च, सम धातु मल क्रिया आपको याद होनी चाहिए। ये प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति भी धीयते, 15वां अध्याय का 41वां ये श्लोक है सुश्रुत संहिता का, जिसमें कह रहा है कि समदोष, दोष क्या? वात, पित्त, पित्त कफ और कफ, ये 3 दोष होते हैं। ठीक है, ये समान होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए शरीर में। बैलेंस का मतलब क्या? 33.33 करके, ऐसा बिल्कुल नहीं। शरीर में जिसकी जितनी मात्रा हो, अगर वात की जरूरत 50% है तो 50% बैलेंस होना चाहिए, सम होना चाहिए। पित्त अगर 30% की जरूरत 30%, कफ अगर 20 की जरूरत है 20, इसको हम बैलेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि 33.33 करके तीनों हो, इस तरह से नहीं, कोई ऐसे मत समझ लेना। शरीर में जितनी की जरूरत है उतनी होनी चाहिए। समाग्निश्च, अग्नि क्या हो? समान हो। जो भी अग्नि हमने बात करेंगे, चाहे वो धात्वाग्नि की बात हो, चाहे वो पंचाग्नि की बात हो, पंच महाभूत अग्नि की बात हो, चाहे वो जठराग्नि की बात हो, ये सारे ही अग्नि की बात हो रही है। बैलेंस होनी चाहिए। और जठराग्नि बेस है, पांचों ही अग्नि। सम धातु, धातु कौन कौन सा? सप्त धातु, रस, रस, सप्त रक्त, धातु मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और शुक्र। ठीक है, तो ये सम धातु बैलेंस होना चाहिए। मल क्रिया, मल कौन कौन सा? 3 मुख्य मल होते हैं। एक तो होता है पुरीश, जिसको स्टूल कहते हैं। दूसरा होता है स्वेट, पसेना, स्वेटिंग। और तीसरा होता है मूत्र। मूत्र। मूत्र, ठीक है, यूरिन। वैसे और भी कई सारे हैं, कोई बता सकता है उसके अलावा और क्या हो सकता है मल? नाखून, बाल। और आंख से जो सर निकलती नाक, है आँख। पसीना। ठीक है, कान से जो वैक्स निकलता है, आंखों से जो जो गंदगी निकलती है वो सारे ही, नाक से जो निकलता है, जो बाहर निकल रहा है वो सारे ही, और जो शरीर को मलिन करता है उसी को मल कहते हैं। वो बैलेंस होना चाहिए। ये सारे ही चीज जो है शरीर को धारण करता है। ठीक है,
इसके बाद चाहे वो दोष हो, अग्नि हो, धातु हो, चाहे मल हो, ये सारे ही शरीर को धारण करता है। प्रसन्नात्म इंद्रिय मना, और इंद्रियां जिसके प्रसन्न हो, आत्मा जिसका प्रसन्न हो, मन जिसका प्रसन्न हो, स्वस्थ की भी, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति की गणना करते हैं। इंद्रियां कौन कौन सा, चाहे वो 5 कर्मेंद्रियां हो, चाहे वो 5 इंद्रियां हो, और मन को हम उभयेंद्रियां समझते हैं, दोनों ही होता है। ठीक है, कोई बताओ कि 5 इंद्रियां कौन कौन सा है? चक्षु, श्रोत्र, आंख, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, त्वचा, जिह्वा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सर। हाँ, अरे ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलिए, ऐसे रुक रुक के बोलेंगे तो आप 3/4 में पढ़ चुके हैं इंद्रियां। कर्मेंद्रियां बताइए, शालिनी जी बताइए कर्मेंद्रिया क्या है? पता है? नहीं पता है बता दो फिर। तो ज्ञान इंद्रिय होगी शायद। वाक, पात, पानी, वायु, उपस्थ। हाँ, हाथ पैर ना, यही तो। हाथ पैर यही तो, ऐसे बोलोगे। ये साक्षी जी बताइए कर्मेंद्रियां। वाक, वाणी, वायु, उपस्थ, और याद नहीं आ रहा सर एक। चलो मैं बता देता हूँ। पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, पायु मतलब गुदा, लिख लेना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जनेन्द्रियां उपस्थ और वक मुख, ठीक है, ये सारे क्या हैं? कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम काम लेते हैं। और ज्ञानेन्द्रियां हो गया आंख, नेत्र, नाक हो गया घ्राण, कान हो गया कर्ण, जिह्वा हो गया रसना या जिह्वा ही बोलते हैं, त्वचा या त्वक, ये ज्ञानेन्द्रियां हो गया। उभेंद्रियां हो गया मन, ठीक है, ये टंग होनी चाहिए, ये सारे। देखो तो इतना डीप डेफिनेशन कोई नहीं दिया है, और पृथ्वी पे ऐसे ही कोई विरले होंगे जो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता हो, ठीक है, बहुत ही रेयर। तो महर्षि ऋषि सारे ही आयुर्वेद को निचोड़ इसमें डाल दिया है, क्योंकि अब हम लोग अग्नि के बारे में पढ़ेंगे, दोष के बारे में पढ़ेंगे, धातु के बारे में पढ़ेंगे, मल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिदंड जो होता है, शरीर, आत्मा, मन, वो सारे चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अष्टांग आयुर्वेद। तो एक व्यक्ति बताइए कि आयुर्वेद अष्टांग योग कहाँ कहाँ पे वर्णित है? अष्टांग योग पतंजलि योग साधन, तो पतंजलि में है, हठ योग में है। कौन से हठ योग ग्रंथ में? हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका में है अष्टांग योग। नहीं, चतुरंग है सर, उसमें तो चतुरंग है, सॉरी। उपनिषद में भी है योग। हाँ जी सर, उपनिषद में भी है। योग राजो उपनिषद में है, त्रिशिक्षा ब्राह्मण उपनिषद में है। और तत्व उपनिषद, योग तत्व उपनिषद में भी। तो ऐसे मतलब ऐसे याद रखना है सब सारे चीजें। देखो आप लोग उपनिषद पढ़ रहे हो तो आपको पता कहाँ कहाँ होनी चाहिए। हठ योगी ग्रंथ पढ़ा है आपने, पता होना चाहिए कहाँ है। योग तत्व उपनिषद में भी सर। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, योग तत्व उपनिषद में है, त्रिशिकी ब्राह्मण में है, पतंजलि योग सूत्र में है, ठीक है। सिद्धांत पद्धति वशिष्ठ संहिता सर भी। वशिष्ठ संहिता में है अष्टांग योग? जी सर है, वशिष्ठ संहिता में। तो ऐसे याद रखना कि कहाँ कहाँ पे चतुरंग योग की चर्चा है, कहाँ कहाँ सप्तांग योग की चर्चा है, कहाँ कहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा है, कहाँ पे अच्छा बताओ कोई व्यक्ति षडांग योग की चर्चा किसमें है? ध्यान बिंदु गोरक्ष संहिता में। गोरक्ष संहिता में। ध्यान बिंदु उपनिषद में सर। हाँ, ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि में सर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट इट, याद है, बहुत बढ़िया। अब हम अष्टांग आयुर्वेद पढ़ेंगे। वैसे ही आयुर्वेद में भी
8 अंग बताए गए हैं, इसका जो अलग अलग अंग बताया है। पहला आता है कायी चिकित्सा। कायी तो वैसे तो शरीर को कह सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, अग्नि से है। कायी चिकित्सा मतलब अग्नि चिकित्सा। क्या मतलब अग्नि, जैसे आप कैसे करेंगे अग्नि चिकित्सा, इसको समझो कि जैसे कोई यहाँ पे अग्नि कौन कौन सा है हमारे शरीर में, 13 प्रकार की अग्नि है। धात्वाग्नि, 13 प्रकार। पंचमहाभूताग्नि, जठराग्नि। तो कई बार क्या होता है हमारे उससे रिलेटेड, उसके वजह से कोई भी परेशानी जब आए, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो, जैसे कि पाचक अग्नि, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि पाचक अग्नि जब मंद पड़ जाए, समझ रहे हैं, पाचक अग्नि जब मंद पड़ जाए और उसके वजह से कोई भी रोग उत्पन्न हो, तो उससे हम फिर अग्नि चिकित्सा करते हैं, क्योंकि बैलेंस करते हैं। अग्नि को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस करेंगे तभी तो खाना पचेगा, अच्छे से भोजन पचेगा। तो अग्नि होनी बहुत जरूरत है, आपके जरूरी है आपके शरीर में, ठीक है। और उसकी चिकित्सा जब हम करते हैं, ठीक है, चाहे वो धाताग्नि की चिकित्सा हो, चाहे पंचाग्नि पंचमहाभूत का, या फिर जठराग्नि का। जठराग्नि बेस होता है सारे ही, उसका जठराग्नि जो है मूल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कायी चिकित्सा अग्नि चिकित्सा से रिलेट है। बाल रोग चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा यहाँ पर ना मतलब पीडियाट्रिक से समझो। और इस पे जो है मैंने अभी बताया, महर्षि कश्यप जो है उन्होंने बहुत इस पे रिसर्च करा हुआ है। उनका इस पे बुक भी है, कोई कश्यप करके है बुक, ठीक है। तो वो आप देखोगे कि इसमें बाल रोग चिकित्सा में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान जब महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे उसकी कई सारे जरूरतें होती हैं, कई सारे बॉडी में चेंजेस होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी चिकित्सा करी जाए, चाहे वो दाई का चुनाव हो। पहले क्या होता था, होम घर पे ही डिलीवरी होती थी, तो उस टाइम पे दाई आता था, तो उसका भी चुनाव, माँ का दूध नहीं आ रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड हम चिकित्सा अगर करते हैं, है ना, तो वो कहलाता है बाल रोग चिकित्सा। इसके बाद जैसे कि बच्चा जन्म ले लिया, उसके बाद भी बच्चे को क्या देना चाहिए, है ना। आजकल देखो कि स्वर्ण प्राशन चला हुआ है ना, स्वर्ण प्राशन की 14 से लेकर बच्चे को दिया जाता है। कोई भी इस तरह का हो, उसको हम बाल रोग चिकित्सा कह सकते हैं, है ना। इसको हम दूसरा नाम जो है इसका कौमार्य भृत्य भी कहते हैं, ये याद रखना, कंफ्यूज मत करना, कौमार्य भृत्य, ठीक है। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको हम कह सकते हैं पीडियाट्रिक, ओके। भूत विद्या, थर्ड आता है भूत विद्या। भूत विद्या मतलब भूत ऊत, ये सबसे आप उस डायरेक्टली मत समझो, जैसे कि मानसिक रोग, क्या बोला सेकंड वन? बाल रोग चिकित्सा सेकंड वन, ओके। इसको पीडियाट्रिक भी कहते हैं ना, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बोलते हैं जो एलोपैथी में आप जो जाते हैं। और इसका कौमार्य भृत्य कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। इसके बाद आता है भूत विद्या। भूत विद्या मतलब साइकेट्रिक से समझना चाहिए, ठीक है। इसको मानसिक रोग कह सकते हैं, है ना। जैसे कि कई सारे चीज होता है, जैसे भूत पिशाच, इस तरह का कुछ भी, उससे रिलेटेड कोई भी चीजें हम आपको देखते होंगे कि प्रायः हम कोई चीज औषधि को सुंघा देते हैं, है ना, या फिर झाड़ फूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है ये भूत विद्या, कि औषधि का उसको सुंघा के या फिर उसके मानसिक को संतुलित करना, मानसिक स्थिति को संतुलित करना, या फिर नाकों में कोई भी औषधि को डाल देना, सुंघा देना, है ना, धुआं करना, ये सारी चीज भूत विद्या में आता है। गांव घर में ना, अब जो गांव घर से होंगे यूपी बिहार से, उनको पता होता है, ओझा ओझा इस तरफ से करते रहते हैं लोग, ठीक है। तो देखो भूत ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सारे मानसिक रोग है ना, ये सारे ही मानसिक रोग में आते हैं। इसके बाद आता है शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र, जिसको कहते हैं सर्जरी, है ना। सर्जरी मैंने इससे पहले भी एक बार टर्न किया था कि अभी भी क्षार सूत्र बहुत ही फेमस है, करते हैं क्षार सूत्र। किसके लिए? पाइल्स के लिए जब हम करते हैं तो क्षार सूत्र बहुत होता है। सर्जरी,
सबसे पहले जो होता है, इसके जनक कौन है? कोई एक व्यक्ति बताओ, शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत। सुश्रुत। बहुत अभी तो बताया था। सुश्रुत। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो उन्होंने उस टाइम पे महर्षि सुश्रुत का मास्टरी था इस पे, मोतियाबिंद पे, आंखों के बहुत अच्छा वो इलाज करते। आप जब दिल्ली वैली जाओ तो वहां पे ना, यहाँ कोई दिल्ली से होंगे तो पता होगा, ये मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, वहां पे ने पूरा शल्य चिकित्सा का अच्छे से रेखांकित किया हुआ है। खासकर जो मोतियाबिंद में वो ट्रीटमेंट जो हो रहा है, किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज वहां पे अंकित है। कभी मौका मिले तो जाना, देखना। तो शल्य चिकित्सा था, सर्जरी जो हम करते हैं, ठीक है। सोचो पहले बेबी कितना डेवलप था, साइंस मतलब आयुर्वेद कितना डेवलप था कि हम सर्जरी तक कर देते थे, ठीक है। शालक्य तंत्र, शालक्य तंत्र, इसको शलाका भी कहते हैं, जिसमें प्रोब्स या फिर ड्रॉप्स, ईएनटी के जिसको कहते हैं। ऊर्ध्वजत्रु रोग, ऊर्ध्वजत्रु रोग में क्या होता है? गर्दन से ऊपर के जो रोग कुछ भी हो, सिर्फ ईयर नोज थ्रोट ही नहीं, यहाँ पे आंख भी हो सकता है ना। तो सारे चीज का जो इलाज जो हम करते हैं वो सारे शालक्य तंत्र में आता है, ठीक है। उसमें हम प्रॉप्स का यूज करते हैं, ड्रॉप का यूज करते हैं, ड्रॉप जो हम डालते हैं कान में, आंखों में, नोज में, वो सारे चीज, ठीक है। वो फिर क्या आता है? शालक्य तंत्र। शलाका मतलब प्रोब होता है ना, प्रॉप, प्रोब्स, ठीक है। प्रॉप्स, कोई भी प्रॉप्स हो गया, जैसे योगा के प्रॉप्स होते हैं ना, योगा बेल्ट हो गया, व्हील हो गया, चेयर हो गया, ब्रिक हो गया, मैं, ये सारे चीज प्रॉप्स। उसमें भी क्या है, ईएनटी के लिए जो भी हम प्रॉप्स यूज करते हैं, चाहे कोई पाइप हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसमें जो यूज होने वाली चीज है उसको हम शलाका कहते हैं। और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं ईयर नोज थ्रोट या आईज की या ऊर्ध्वजत्रु रोग का, उसको हम शालक्य तंत्र कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है अगध तंत्र। अगध तंत्र में क्या होता है? इसे विष चिकित्सा कहते हैं। इसमें 3 मैंने बताया था आपको, स्थावर, जांगम और संयोजक विष। चाहे वो पेड़ पौधे, स्थावर मतलब पेड़ पौधा होता है, जांगम मतलब जीव जंतु, संयोजक मतलब औषधि से रिलेटेड कोई भी, उसकी चिकित्सा हम करते हैं। मैंने एक कल बिच्छू का पेड़ का एक एग्जाम्पल भी दिया था। और इसमें क्या है, जैसे कोई सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, उस टाइम पे हमें कौन सी औषधि देना है, ठीक है, वो आता है विष चिकित्सा में, ठीक है। इसके बाद आता है रसायन तंत्र, धातुओं की चिकित्सा इसमें होता है। रसायन तंत्र इसमें 2 शब्द से मिलकर बना होता सर है। अंगद तंत्र वाला एक बार और बता दो। बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। रस प्लस आयन, ठीक है, रसायन मन इसी से मिलकर बना होता है, जिसमें हम 7 धातुओं की चिकित्सा करते हैं। कोई भी रसायन देते हैं, आप जैसे कहते हैं ना कि आंवला दीजिए, आंवला क्या है, उससे जो रस निकला, या फिर कोई चीज काढ़ा दे दो, कोई भी औषधि के रस है, और उसको पिला के धातुओं की चिकित्सा करी जाती है ना। धातु में तो जो हमने बताया रस रक्त मांस में, उसकी ग्रोथ के लिए उसकी जो चिकित्सा करी जाती है उसको हम रसायन तंत्र कहते हैं, ठीक है। और इसके सर बाद ये विष चिकित्सा, जैसे कि ये जो जहर वहर के यूज करके जो चिकित्सा की जाती है, उसको बोल रहे हो आप? हाँ देखो, वो भी हो सकता है। और जैसे कि कोई विष चढ़ गया, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, है ना, कोई भी ऐसे विषैले चीज, चाहे पेड़ पौधे का विष आपके शरीर, कोई भी ऐसा हमने जहरीला पेड़ पौधे के फल खा लिए, जीव जंतु काट लिया, फिर औषधि उल्टा पुल्टा हमने ले ली और विष चढ़ जाए शरीर में, उस टाइम पे जो हम चिकित्सा करते हैं उसको विष चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। ये है। फिर आता है कौन सा है? कौन सा है? स्थावर, जंगम और थर्ड वन? ये संयोजक, संयोयज, संयोयज है ना, विष, जिसमें औषधि, इसको हम समझते हैं
संयोजन मतलब औषधि से। ठीक है, रसायन हमने बता दिया आपको। इसके वाष्पीकरण है ना, ये शुक्र संबंधित। अरे यार ये क्या हो जाता है, हाँ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण चिकित्सा में शुक्र संबंधित चिकित्सा करी जाती है। मैंने आपको कल बताया भी था कि शुक्र जो है, शुक्र से ही ओज का निर्माण होता है। कहा जाता है कि अ, शुक्र जीवनम, ये शुक्र को जब हम ग्रहण करते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा है इसमें श्लोक कि जीवन की जो वृद्धि होती है ना, शुक्र के ग्रहण करने से होती है, शुक्र के संरक्षण से होती है। और शुक्र का पतन से, शुक्र मतलब यहाँ बिंदु से भी है, बिंदु के पतन से क्या होता है, मृत्यु। तो कहा जाता है कि जो जीवनम बिंदु धारनाथ है ना, जो बिंदु को धारण करता है, मतलब शुक्र को धारण करता है, उसका जीवन बढ़ता है ना। जीवनम बिंदु धारण, और मृत्यु बिंदु पाते, मृत्यु के साथ, जैसे कि जो भी बिंदु का पतन करता है वो मृत्यु की तरफ बढ़ता है ना। ऊर्ध्व की ओर जब, देखो बहुत ही अच्छा बात में है वाष्पीकरण में, बिंदु या शुक्र जब ऊपर की तरफ उठे तो प्रज्ञा को जन्म देता है, और जब नीचे की ओर गमन करे है ना, अवगति नीचे की ओर जब जाए, अधोगति की तरफ जाए, तो प्रजा को जन्म देता है। ठीक है, एक जगह मैंने ये पढ़ा, मतलब ब्रह्मचर्य को पालन करने के ऊपर है ये। हाँ, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो उससे नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करें, लेकिन इसमें क्या है, शुक्र संबंधी चिकित्सा है। अब जिसके शुक्र अच्छे नहीं है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, या फिर स्पर्म नहीं बन पा रहा है, तो क्या करते हैं, उसकी चिकित्सा हम औषधि देते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में होती है ना कि अश्वगंधा लो या फिर शतावरी लो। महिलाओं को शतावरी के लिए दिया जाता है, पुरुष के लिए अश्वगंधा दिए जाते हैं, है ना, ताकि अच्छे गुणवत्ता वाले वीर्य जो है आए, या फिर बिंदु आए। ये सारी चीज, उससे चिकित्सा जो हम करते हैं वाष्पीकरण का, वो शुक्र संबंधी चिकित्सा। ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शुक्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शुक्र की मात्रा बढ़ाने के लिए उसकी जो चिकित्सा करें वही तो वाजीकरण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जो संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता ना, आजकल देखो ये बहुत ऐसे सीन आते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे, आज आज का जो हमारा परिवेश है बहुत बदल गया है स्ट्रेस की वजह से। आजकल स्पर्म काउंट्स कम होने लग गए हैं स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारी चीजें, इन्वायरमेंट चेंज की वजह से, है ना। तो उसके वजह से आयुर्वेद में क्या है कहा गया, वाजीकरण तंत्र, शुक्र संबंधी चिकित्सा। चलो, इसके बाद आता है, इम्पोर्टेंट है, कोई बताओ कि कितने वेद हैं, और सीरीज में बताना पहला कौन था और अंतिम कौन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला कौन है, ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा कौन है, यजुर्वेद। बहुत बढ़िया, तीसरा, सामवेद। और अंतिम अंतिम अथर्ववेद। वैसे अथर्ववेद। शुरुआत में 3 ही वेद थे, बाद में ये अथर्ववेद आया है। और अथर्ववेद, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद क्यों मानते हैं, क्योंकि अथर्ववेद में ना आयुर्वेद का बहुत चर्चा है। ठीक है, और इसी वेद में से जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उस ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद हम पंच महाभूत और आयुर्वेद के बीच संबंध को समझेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार पंच महाभूत से ही शरीर के मल, दोष और धातु की उत्पत्ति हुई है ना। इस पंच महाभूत से ही बाकी चीज की क्या हुई है, उत्पत्ति। कहा गया, मार गया। कौन कौन सा, शरीर के मूल, दोष, है ना, मूल क्या, दोष, धातु और मल,
इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद आकाश और सारे पंच महाभूत कौन कौन से, ये इस सीरीज में याद रखना। बहुत कई बार कई ऐसे लोग भी हैं जो मतलब उनको ये सीरीज याद नहीं होता है, वो पहले नीचे से याद रखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। याद करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन सीरीज सबसे पहले किसकी उत्पत्ति आकाश हुई? तत्व। आकाश की उत्पत्ति आकाश तत्व। आकाश। सबसे पहले, है ना। मैंने वो सृष्टिकर्म आकाश। बताऊंगा तो सबसे पहले ब्रह्मा आए, फिर पंच महाभूत आया, कौन कौन? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तब जाके औषधि का निर्माण हुआ, अन्न का, इसके बाद, ठीक है, तब जाके वीर्य या फिर पुरुष। ऐसे सीरीज याद रखना है, तो सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो सीरीज का भी एक महाभूत, लॉजिक ही है ना, सीरीज का भी एक लॉजिक है कि आप ऊपर से सर नीचे तक जाते हैं और ये भी स्टेबल हो बताया जाते हैं। जाता है ना सर, आप किन के अनुसार बता रहे हैं? आयुर्वेद के अनुसार बताएंगे तो पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुआ, तो और कुछ ग्रंथों में ऐसा भी पृथ्वी तत्व ही वर्णन मिलता है शायद। कहाँ? शायद नहीं, हमें कंफर्म बता दो। हमें जहां तक मालूम है कि सारी ही जगह नहीं, ऐसे ही होता है हर जगह। एक्सेप्शनल, अब एक्सेप्शनल हो सकता है, बट मुझे जहां तक अभी तक ज्ञात है, सारे जगह ही आकाश तत्व पहले आया, इसके बाद ये सीरीज, यही सीरीज ऑर्डर होता है। अगर कहीं मिले तो जरूर मुझे बताना, मुझे खुशी होगी जानकर। ठीक है पवन जी, अगर कहीं मिले तो जरूर बताना मुझे सीरीज। ठीक है, इसके बाद ओके सर। आकाश महाभूत में की जो प्रधानता है, देखो द्रव्य यहाँ पे क्या है, जो हम चीज ग्रहण करते हैं, देखो मैंने शॉर्ट में भी लिख रखा हूं मैं कि जो ग्रहण करते हैं उसको हम द्रव्य कहते हैं। आकाश तत्व में सारे ही पंच महाभूत विद्यमान है, लेकिन उसमें भी किसी एक चीज की प्रधानता हो। ठीक है, तो क्या होता है? आकाश महाभूत में किसकी प्रधानता? आकाशीय द्रव्य की, वायु में वायवीय द्रव्य की, अग्नि में तेजस। तेजस मतलब यहाँ पे अग्नि से उसका जो पर्यायवाची शब्द है तेजस, फायर, तो कंफ्यूज मत करना। जल में आप्य, जल, इसको जलीय भी कहते हैं, आप्य भी कहते हैं। आप मतलब जल होता है। पृथ्वी में पार्थिव तो नाम से स्पष्ट है। ठीक है, इसकी प्रधानता होती है। अब जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझना, जैसे अन्न है ना, कोई भी अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न में सारे ही पंच महाभूत होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है ना। आप जैसे कि कोई भी जल का ले लो, ये एग्जांपल्स मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जल का ले लो, तो जल का कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ। रक्त रस। जिसमें जलीय द्रव्य की प्रधानता चाहता हूं, कोई ऐसे चीज। तरल, शीत, गुरु। नहीं, वो तो गुण होता है। जल सर क्या कोई ऐसा बोला चीज आपने? बताओ। अब जैसे पृथ्वी तत्व लिया मैंने, पृथ्वी में कोई भी अन्न, हमने एग्जाम्पल दिया आपको, खाना खाते हैं, तरबूज। अन्न। क्या? तरबूज। अरे ऐसे सर सिंपल नींबू जल है सर। तो जल। हाँ, कोई भी जल, फ्रूट। पानी भी ले सकते हो आप। कोकोनट। ठीक है, सिंपल सी ग्रेप्स बात सर, है। पानी, ग्रेप्स। ग्रैप्स हो गया, कुछ भी, उसमें जलीय प्रधानता ज्यादा होती है। अग्नि है। अब जैसे कि सूर्य की रोशनी है ना, सूर्य की रोशनी लेते हैं आप, तो क्या होता है? उसमें अग्नि तत्व विद्यमान है, तेज ज्यादा है। नारियल का पानी भी जल तत्व में आएगा? हाँ, जलीय द्रव्य है ना, उसकी प्रधानता चाहता है। जल की शीतलता होता है, उसकी उसकी क्वालिटी को देखो ना, उसकी क्वालिटी को देखो। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है इसके गुण। मैंने इसके शॉर्ट, आपको याद होगा स्लाइड में मैंने ना सिर्फ और सिर्फ इसके तन्मात्रा 5 जो हैं लिखे थे लास्ट के। कुछ याद आ रहा है? गंध, हाँ जी सर। रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इसके अलावा भी मैंने आपको कहा था कि इसके अलावा भी गुण हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए इतना। इसके अलावा भी है, मुलायम और कॉमन हो सकता है। समझ रहे हैं? कॉमन आकाश का जो गुण है वो वायु में भी हो सकता है। तो जैसे हल्का है तो वायु भी हल्का है और आकाश भी है। सूक्ष्म
देखो मैंने थोड़ा सा मार्क करके रखा ताकि आप ये चीज समझ पाओ। कलर है येलो, येलो कलर देख लो, नीचे देख लो येलो। ये तरीका होता है कोई चीज को समझने का, जहां जहां येलो आप समझ जाओगे कि हाँ याद, कोई भी चीज हम देखते हैं ना, इमेज वो हमें ज्यादा याद रहता है। तो कोशिश करना कि कुछ इमेज के फॉर्म में याद करने का प्रयास करना। तो आकाश के जो गुण है, मुलायम, हल्का, सूक्ष्म, समतल और शब्द महत्वपूर्ण। फिर वायु का, ये भी हल्का होता है, शीतल होता है, रुक्ष होता है, खुरदुरा, सूक्ष्म है और जो कॉमन है उसको तो आप याद कर सकते हो, है ना। और एक दो बार जब आप देखते हो, डिस्कस करते हो, अपने मित्र को बताते हो तो याद हो जाता है ऐसे ही। फिर अग्नि, अग्नि से स्पष्ट है कि ये अल्फाबेट गर्म याद होता करनी है। है सर। जैसे कॉमन बता रहे थे सर कि अल्फाबेट करने से ऐसा एग्जाम में ऐसा भी दिक्कत होगा सर। अल्फाबेट करने से नहीं समझ में आया, क्या कह रहा? जैसे सर कॉमन आता है ना सर, जैसे इसमें भी हल्का आ गया सर आकाश तत्व में, और वायु तत्व में भी आ गया सर, तो अल्फाबेट याद करेंगे। जैसे मुलायम हो गया, फिर हल्का हो गया, फिर इसमें भी हल्का आ रहा है सर वायु तत्व में, तो इस प्रकार हमसे एग्जाम में किसी तो प्रकार। आपने पंच महाभूत बता रहे हो आप, इसको फील करके भी हम चीजों से कनेक्ट करके भी हम उसका यूज ले सकते हैं। कुछ तो समझ नहीं सकते हैं कि भाई वायु तो सूक्ष्म होता है, देखते तो है नहीं। तो हाँ, एक लॉजिक अपना माइंड लगाना, वायु है मतलब हल्का है ना। वायु शीतल भी हो है, रुक्ष है, खुरदुरा, ये माइंड में रखना कि हाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतल हवाएं, ओके। गर्म हवाएं चल रही हैं मतलब थोड़े से वो खुरदुरा, एक स्किन ड्राइनेस हो रहा है खुरदुरा को। तो अपने लॉजिक माइंड से आप इसको याद कर लेना, बाकी आप देख लेना इसको। पृथ्वी भारी होता है, दृढ़ होता है ना, सख्त होता है, स्थूल है, चिपचिपा से रहित है। मिट्टी जो होती है चिपचिपा, इसको विशद कहते हैं, मैंने कल बताया था आपको, याद रखना ये तक। विशद, चिपचिपा से रहित। गंध होता है, जब बरसात के दिनों में फर्स्ट बारिश होती है, बारिश की बूंद जब पृथ्वी पे पड़ती है तो कैसा सुगंध निकलता है, स्मेल ना, पृथ्वी वाले। घड़े का जब आप पानी पीते हो, मटके का पानी पीते हो, कैसा स्मेल आता है, वो इस तरह से आप याद रखना, ठीक है। तो ये पंच महाभूत के गुण हमने देखा। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और देख लेते हैं। शरीर में विद्यमान क्या कौन कौन से 3 दोष, सप्त धातु, मल आदि, ये सारे ही चीज पंच महाभूत के मिश्रण से बने हुए हैं। पंच महाभूत हर जगह विद्यमान है, त्रिदोष में भी है, सप्त धातु में भी है, मल में भी है, पूरे शरीर, ठीक है। मैं कहते हैं ना कि पूरे शरीर में पंच, ये जो हमारा शरीर है पंच धातु से बना, ये पंच महाभूत से बना हुआ है। और पंच महाभूत के अंदर ही तो 3 पंचमहाभूत में दोष विलीन हो जाती है, हाँ बनता विलीन भी हो, और विलीन भी नहीं होता। ठीक है। तो ये आप समझ जाना। इसके बाद फिर त्रिदोष जो है का सिद्धांत हम देखते हैं। त्रिदोष के सिद्धांत, ये जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आप देख रहे हो ना, ये उपस्तंभ है। और उपस्तंभ और स्तंभ किसको हम कहेंगे, ये जो स्तंभ, एक मिनट यार, स्तंभ किसको कहेंगे, त्रिदोष को। वात पित्त कफ क्या है, हमारे स्तंभ हैं। और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये हमारे क्या हैं, उपस्तंभ हैं, ठीक है। तो ये जो 3 तत्व हैं वो यहाँ पे उपस्तंभ लिख लेना, उपस्तंभ कहे जाते हैं ये जो 3 शास्त्र के जो उपस्तंभ है। और त्रिदोष को समझना स्तंभ, और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को उपस्तंभ याद रखना। इसके बाद तथा अनुचित आहार विहार से दूषित होकर ही रोग पैदा, देखो त्रिदोष क्यों कहलाता है, ठीक है, इसका दोष क्यों कहा। अगर ये सम अवस्था में है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा आहार विहार ये सारे चेंज होता है तो ये क्या करता है, शरीर को दोष मतलब दोष युक्त कर देता है, रोग पैदा कर देता है। आहार आप नहीं लिए, कभी पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का, मतलब आपका जब आहार ठीक से नहीं है कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, बाहर का खाना हमेशा खाते हैं,
तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो वात पित्त कफ क्या अनबैलेंस हो जाता है। विहार, विहार का मतलब जो भी हम अपना आचरण करते हैं, है ना, वो विहार में आता है। यहाँ पे सोचने से भी है। अब अगर आप गलत सोचते भी हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर इस तरह से भी समझ सकते हो आप। गलत आप विहार से है, व्यवहार से है। किसी के साथ आप गलत व्यवहार कर लो, देखो आप दिन भर परेशान रह सकते हो। अरे यार मैंने यार उसके साथ गलत व्यवहार कर लिया, खामखा उससे लड़ लिया, खामखा उसको मैंने गाली दे दी। तो ये सारे चीज हमारे दोस्त को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए दो शब्द इसलिए इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि क्या है, इसकी मात्रा अधिक या फिर कम हो जाए तो दोष उत्पन्न करता है। तो ये था इसके सिद्धांत। हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये सारे चीज आप देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना, बहुत आसान है। सर ये इसके जो बाद आप इसके पीडीएफ आप शेयर करेंगे, सर एक मिनट, सर आप जो ये पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें से मेन मेन नोट्स लिखना है कि ये पूरा लिखना है? अगर आपको लगता है ये, क्योंकि सारे ही चीजें इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूं मैं, ये सारे ही इंपोर्टेंट है, कहीं से भी पूछ सकता है। ओके सर। ये समराइज करके आपके एग्जाम, देखो आयुर्वेद बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको पढ़ा पाना अपने आप में एक महाभारत है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, तो उसको मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करके इसमें नोट्स बनाया हुआ है कि आपको क्या जरूरत है इसमें, वही चीजें रखी है मैंने। ओके सर, थैंक यू वैसे सर। वैसे बहुत कुछ पढ़ने को है आयुर्वेद में, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं पढ़ना, वो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और सारे इंपोर्टेंट है। इसके बाद वात पित्त कफ का आश्रय स्थान जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। वात कहाँ पाया जाता है, नाभि के नाभि से नीचे का नीचे सर। स्थान, नाभि से नीचे। नाभि से नीचे। चाहे वो छोटी बड़ी आंत हो या कमर हो, है ना, कमर के नाभि से नीचे कमर ही आ जाता है, जंघा आता है, टांगे जी आती सर। हैं, जो भी चीजें, और हड्डियां, बोन्स, अस्थि। तो कह सकते हैं हड्डी तो सारे पूरे शरीर में है, तो हम यूं कह सकते हैं वात पूरे शरीर में है, लेकिन मुख्य कहाँ है, नाभि से नीचे। उत्सर्जन की क्रिया होती है ना, बाहर मल निकलता है, पुरुष निकलता है, मूत्र निकलता है, तो वात की वजह से ही तो निकलता है। इसलिए हम कहते हैं कि नाभि से नीचे का स्थान जो है वात का होता है, एक छोटी लेकिन आंत और पूरे शरीर। वो भी होता है ना, छोटी आंत क्या? और दूर, छोटी आंत भी लिखा था एक उसमें। हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत है ना, वहां पे भी तो पाया जाता है। तभी तो गमन कैसे होगा आपके, जब डाइजेशन होते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है, छोटी आंत, पहले तो हम जो भी आहार नलिका लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है ना। अगर वात होगा ही नहीं वहां पे तो गमन ही नहीं करेगा, गमन की तो क्रिया है। जी सर। सर जो वेस्ट निकलेगा फिर वो उसी से निकलेगा ना, जब आपका बात। मूवमेंट, बॉडी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है ना मैडम, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो वात की वजह से हो रहा है। इसलिए वात, इसीलिए तो हम बहुत, वात के वजह से, वात अगर ना होना तो दोनों ही, पित्त और कफ का अस्तित्व ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वात, ये वात है वेग तभी ये उत्पन्न दोनों का। करता है सर। हाँ, वेग उत्पन्न करता है, गमन वेग, है ना। इसके बाद आता है पित्त। पित्त मतलब छाती, नाभि का मध्य का स्थान, पेट का, है ना, पसेना, लसिका, इसको हम लिम्फ भी कहते हैं इंग्लिश में, लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र आप पढ़े होंगे एनाटॉमी में। रक्त का डाइजेशन संस्थान जहां पे भी है, मूत्र का स्थान वहां पे भी है, और आंखों में भी पित्त होता है, समझ रहे हैं। इसके बाद कफ। कफ कंठ के ऊपर, गर्दन से ऊपर का भाग वो कंठ का होता है। वैसे वात पित्त का पूरे शरीर में पाया जाता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लेकिन मुख्य कहाँ पे होता है वो चीजें हम डिस्कस करें। कंठ के ऊपर का स्थान, सिर, गर्दन, छाती, ठीक है। शरीर में मेद जो होता है ना, मेद, मेद पता है ना आपको, जो वहां पे भी कफ पाया जाता है तभी तो स्निग्ध रहता है। मेद क्या होता है बताओ, कोई, कल मैंने बताया था मेद।
भूल गए? स्नायु वो और स्किन के नीचे सर आपने बताया था जो एक सर वो मेद जो हाँ आप बोल रहे थे स्किन के नीचे जो पीला पीला करके वो आता है, सो मसल्स हाँ, का तो कुछ ऐसे बोल रहे थे आप। मवाद जो है, बिल्कुल टिश्यूज का सही, कहते हैं। एडिपोज ठीक। टिश्यू। हाँ जी, टिश्यूज है ना, जो मवाद, स्किन छिल जाता है तो कैसे येलोइश निकलने लग जाता है, उस पे तुरंत ब्लड नहीं आता। आपने देखा होगा जो हल्के फुल्के छिल जाते हैं ना, उसमें ब्लड नहीं रहता, हल्का सा ब्लड आता है लेकिन वैसा नहीं आता, कटने के बाद आता है। जब पूरी स्किन कटती है और मसल से जाता है ना, तब जाके वो निकलता वो है। फैट लेयर बोल वाटर सकते, जैसा होता है फैटी सर, लेयर। वाटर जैसा। हाँ, वाटर के जैसा होता है ना, थोड़ा सा उसी को। इसके बाद इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि वात पित्त कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं। कई बार मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। वात से 80 प्रकार, पित्त से 40, कफ से 20 प्रकार। त्रिदोष और पंच महाभूत का संबंध पिक्चर से मैंने कल समझा था। वात वायु और आकाश के मिलने से वात का निर्माण होता है, अग्नि और जल से। पित्त का कफ का निर्माण कैसे होता है? जल और पृथ्वी से। ये याद रखना, सिंपल है। कुछ चीजें लॉजिकल, आप अपने माइंड को एक्टिव रखना, लॉजिक से चीज को समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद वात का आता है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। कल हम लोग बात देखेंगे वात के बारे में, डिटेल हम समझेंगे कि बात क्या है, ठीक है। उसका आश्रय स्थान कहाँ कहाँ है, ठीक है। सारे चीज जो भी है, प्रकुपित होने के लक्षण, तो पढ़ा दिया प्रकुपित था क्यों आपने, होता बात है, उसके तो लक्षण पढ़ा दिया था क्या? सर। आपने बात पित्त और कफ का पढ़ा दिया था परिचय, बट लक्षण और उपचार नहीं पढ़ाए थे। हाँ, तो वो मैं बता दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पेशेंस रखो और अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत आए तो पूछो, ठीक है, नहीं तो मैं पूछूंगा, ठीक है। अब भागो मत, 5 मिनट रुको और क्वेश्चन के आंसर दो। सभी क्लियर है? क्लियर है? पूछू क्वेश्चन में? यस सर। जो भी पढ़ा, यस सर। यस सारे टाइप करो। कितने लोग हैं यहाँ पे? 22 लोग हैं, 22-25 लोग हैं करीब। हाँ, एनर्जी दिखनी चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी जा रही है, फिर भी पॉजिटिव हूँ, और आप हैं कि डल हो जा रहे हो। ऐसे नहीं काम चलेगा। नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ मुझे। चलो बढ़िया, चलो मैं पूछता हूँ, इससे पहले कि आप लोग रुखसत हो जाओ। राखी जी, माइक अनम्यूट करके, यस सर। आप बताएंगे कि हाँ, आयुर्वेद की परिभाषा बताइए। आयु का विज्ञान, आयुर्वेद। शाब्दिक अर्थ हो गया। एक महर्षि सुश्रुत के अनुसार, पवन जी, महर्षि, माइक म्यूट कर दीजिए। पवन जी, जी सर। महर्षि सुश्रुत के उन्होंने अनुसार, बताया जीवन जीने के विज्ञान। महर्षि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद की परिभाषा, सम दोष, सम दोष समदोष सम अग्नि धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। मनः स्वस्ति अभिधीयते। मछली बाजार बना के रखते हो यार, एक साथ सब बोलोगे, पूछ किसी से रहो। टाइप कर दो, टाइप कर दीजिए। किरण जी बताइए, माइक अनम्यूट करके किरण जी बताएंगे महर्षि चरक के अनुसार आयुर्वेद की परिभाषा। सम धातु समाग्नि सम धातु समाग्नि सम मल क्रिया धातु अग्नि। एक और चीज थी सर, सम धातु समग्नि मल क्रिया प्रसन्नात्मेन इंद्रिया मनः आयुर्वेद इत्यभिधीयते।
स्वस्थिति भी दीयते। ये महर्षि सुश्रुत के अनुसार है, मैंने पूछा आपको चरक के अनुसार। हिता हितम तो हिता सुखम, हाँ याद आया कुछ? जी सर। हिता हिता हितम हितम सुखम, बोलो। दुःखमायुस्तस्य हिता हितम मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अच्छे से याद करके आना। मृदुला जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे आचार्य चरक ने कौन से बुक की रचना की है। बहुत बढ़िया, टाइप जो कर रहे हैं, बाकी सब लोग टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूँ। मृदुला जी हाँ जी सर, आचार्य बताओ। चरक ने आचार्य कौन से बुक को लिखा है, टेक्स्ट बुक को? हाँ जी, चरक संहिता सर। अच्छा। और सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने कौन सा लिखा है? सुश्रुत संहिता। और शैलेश वाग्भट जी ने? उन्होंने सर वाग्भट जी ने? अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। बहुत बढ़िया। भाग्यश्री जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे हाँ जी सर। आयुर्वेद के देवता कौन है? धन्वंतरी जी। धन्वंतरी। सर मेरा एक प्रश्न है। आयुर्वेद के देवता आपने बोला ना धन्वंतरी जी, तो क्यों है वो? मतलब वो कोई पहले जिन्होंने इन्वेंट करा या क्या है उसके पीछे लॉजिक? ओके, और कोई नहीं? आपने ब्रह्म और भी तो थे बहुत तो अच्छा उन्हीं को प्रश्न है। मैं भी वही सोचूं कि ये प्रश्न अभी तक आया क्यों नहीं। जब सर मेरे कल उत्पत्ति से माइंड में ब्रह्मा, जा रहा था, फिर वो क्लास आगे हो गई, फिर मैं भूल गई, फिर आज भी सोचा था मैंने, ये बहुत दिमाग में तब से घूम ही रहा था सर कि क्यों उन्हीं को क्यों बोला गया। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात है कि धनवंतरी है। धन्वंतरी, धन्वंतरी, हाँ आप जी। देखो पवन जी ने धनवंतरी लिखा है उन्होंने इसलिए बोला। धन्वंतरी। अब देखो, चीज है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी कई सोच रहा था कि ये प्रश्न अब तक आया क्यों नहीं। देखो, ब्रह्मा जी ने तो दे दिया, ठीक है। एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं कि योग जो आया, योग के प्रचार या फिर योग का जो कह सकते हैं प्रचार प्रसार, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? महर्षि पतंजलि। पतंजलि। ब्रह्मा जी। प्रचार प्रसार में सर मच्छेंद्रनाथ। प्रचार प्रसार रामदेव बाबा। अभी वर्तमान में तो रामदेव बाबा है सर। रामदेव बाबा। देखो, मैं अपनी बात बताऊं कि योग को तो मैं उन्हीं की वजह से जाना। बाद में जाके जब ग्रंथ को समझना पढ़ा, तब जाके फिर आदि योगी या फिर बहुत सारे चीज बाद में आए, ठीक है। चाहे मत्स्येंद्र नाथ हो या फिर कोई भी नाथ हो, कोई भी नाथ संप्रदाय हो। लेकिन सबसे पहले तो क्या आया? नाम तो हम रामदेव बाबा को ही ले लेते हैं कि अरे नहीं, उन्होंने प्रचार प्रसार करी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी लॉजिक को कोरिलेट करते हुए धन्वंतरी जो हुए हैं ना, वो आयुर्वेद के इसलिए उसको देवता मानते हैं क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद पे बहुत ज्यादा औषधि, बहुत ज्यादा काम करा हुआ है, ठीक है। ब्रह्मा ने तो ज्ञान दे दिया। हाँ, कुछ पूछ रहे थे पवन जी। विष्णु जी का अवतार माना जाता है क्या सर? विष्णु जी यार? का ऐसा इसकी बात की तो जानकारी मुझे नहीं। हो सकता है, हो सकता है, इसकी जानकारी नहीं है। बट धन्वंतरी ने बहुत काम किया है आयुर्वेद पे, इसलिए उनको हम देवता मानते हैं, ठीक है। बाकी ज्ञान तो दे दिया था उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया, लेकिन वो फैला नहीं ना उस जगह से। फिर बाद में जाके उस पर जो काम हुआ, अगर धन्वंतरी जी ने काम नहीं करते आयुर्वेद में, तो शायद हमारे पास आयुर्वेद नहीं आता। सर कहने का इसका जो है मतलब जैसे पतंजलि योग दर्शन में जो जो सूत्रांश है वो सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं, पहले नहीं थे, पहले इधर उधर थे, आस्ते आस्ते, तो उनको सीक्वेंस में लगा के पतंजलि का रूप दिया गया।
ऐसे ही वही तो आयुर्वेद कह रहा का हूँ। होगा। पतंजलि, आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं क्या? उससे पहले योग नहीं था? था। पतंजलि ने हाँ क्या जी किया? सर। उसको इकट्ठे कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इस वजह से जो है, मेरा जहां तक मानना है कि इसी वजह से धन्वंतरी को जो है हम देवता मानते हैं वेद का। ठीक है, ये रीजन सर रहा आपके होगा। कहने का मतलब है उन्होंने कॉमन लोगों के बीच में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करा, मतलब हर एक आम इंसान जो है हाँ, पे भी, आप ठीक है जैसे साक्षी जी। बाबा रामदेव जी ने करा घर घर जाके योग का, उसी इसीलिए। ठीक है, तो वही वैसे सर ही है। हम्म, सर हाँ अष्टांग पूछिए। हृदयम वाग्भट जी का है ना सर ग्रंथ, अष्टांग हृदयम। हाँ जी, हाँ जी, वाघभट फिर जी का। फिर और सबसे ज्यादा फेमस हुआ है सुश्रुत ये। जी का कौन सा, सुश्रुत जी का कौन सा है फिर? सुश्रुत आचार्य संहिता, सुश्रुत। संहिता, सुश्रुत संहिता उस अपने ही नाम पे। ठीक है, एक और प्रश्न है। शल्य चिकित्सा। हाँ, शालिनी जी माइक अनम्यूट करके बताइए, अष्टांग आयुर्वेद कौन कौन सा है? सारे नाम, 8 नाम बताओ। बताइए शालिनी जी। सर काया चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, भूत विद्या, शल्य चिकित्सा, ईएनटी, अंगत तंत्र, विष चिकित्सा, रसायन तंत्र या सात धातु की चिकित्सा, और है वंजीकरण शुक संबंधी चिकित्सा। वंजीकरण नहीं है, वाजीकरण है। ठीक है। ओके सर, बाजीगर। हाँ, और वो ईएनटी है, वो सालक के याद रखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब बताएंगे गौरी सिंह जी। गौरी सिंह जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे पंच महाभूत के जो गुण है ना, तन्मात्रा जो मैंने बताया था, एक एक बता दो, जो मुख्य मैंने बताए हुए हैं वो बता दो, बाकी लोग टाइप कीजिए। गौरी सिंह जी। वाली नहीं, वाजी है, ज ज वाजी। गौरी सिंह जी माइक अनम्यूट कीजिए। इतना समय नहीं लगता। गौरी सिंह जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? राजकुमारी राजपूत, ये बड़ा बैड मैनर है। नहीं याद है आप बता दो कि सर नहीं पता है बस। गौरी सिंह जी, सॉरी, राजकुमारी राजकुमारी राजपूत, बताइए। पंच महाभूत के जो गुण बताए हैं ना, वो बता दो। आवाज नहीं आ रही। पूनम वानखेड़े जी, पूनम वन खेड़े, वानखेड़े। जी सर, जो रूप है वो बताओ। पृथ्वी तत्व का है, रस है जल तत्व का, स्पर्श आकाश तत्व का, गंध वायु तत्व का है। और भी बताए थे आपने, मुलायम, हल्कापन, सूक्ष्म शब्द, समतल, ये आकाश तत्व का है। वायु तत्व का हल्का, शीतल, वृक्ष, खुरदरा, सूक्ष्म, स्पर्श, ये वायु तत्व का। और रस का तरल, इस प्रकार ठीक है, बताए। पूजा जांगड़ा जी, इन्होंने क्या गलती किया बताओ। पूजा जी जांगड़ा जी, सर। इन्होंने क्या गलत बताया बताइए। सर वो अच्छे तरीके से तो मैं सुन नहीं पाई, लेकिन जो इनके हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरीके से आएगा। और जो ये आकाश का सर, उसके अंदर ये मुलायम, मुलायम, हल्का, और इस तरह से आ जाएगा। गरम, तरल, भारी। वायु के अंदर जो हमें स्पर्श, जो हम स्पर्श कर पाते हैं। सिर्फ एक एक बता दो ना, वो जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। हाँ जी सर।
सर सॉरी सर, जो मेरा गलती अनम्यूट नहीं हो रहा था थोड़ा, सॉरी सर। मैं बता सकती हूँ सर। नहीं, सर आवाज ठीक है आपको, अग्नि का जो ठीक है। राजकुमारी जी राजकुमारी समझ में आया क्या गलत था, क्या गलत बोला आपने? मैं बताऊं सर? नहीं, समझ में आ गया ना क्या गलत आपने बोला था? हाँ जी सर, मैंने रिसेंटली लिखा और बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरी सिंह जी माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए त्रिदोष कौन सा है? जी सर, त्रिदोष हमारा वात पित्त और कफ है, जो इसका और और हाँ उपस्तंभ कौन से? आहार विहार और निद्रा और ब्रह्मचर्य। और स्तंभ कौन सा है? जी सर, स्तंभ कौन सा है? स्तंभ, उपस्तंभ। उपस्तंभ तो बता दिया, स्तंभ। स्तंभ तो सर वही वात पित्त कफ है ना, वही 3। ठीक, जी ठीक है, सर। ठीक। जी, और थैंक यू। बताएंगे रिया जैन जी। रिया जैन जी बताइए, वात पित्त और कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं? सर वात से 80 प्रकार के, पित्त से 40 और कफ से 20। ठीक है। लता जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे। हाँ, वात पित्त और कफ और त्रिदोष और पंच महाभूत का संबंध बता दो। वात किससे बना है, किस किस पंच में? हाँ सर, वात आकाश और वायु से मिलकर बना है, पित्त अग्नि और जल से, और कफ पृथ्वी और जल मिलकर बना हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। शांति पाठ करा दीजिए। ओके सर। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठो, बैक नेक स्ट्रेट, आंखें बंद, एक गहरी सांस, धीरे से सांसों को बाहर छोड़ दे। 3 ओंकार, त्रिवार ओंकार लेंगे। ब्रीथ इन, शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब कर दे, चेहरे और आंखों के ऊपर से घुमा कर। उसके बाद धीरे से आंखें खोलो। हरिओम। हरिओम, थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ टुमारो, कल मिलते हैं। हरिओम सर, आज थैंक यू। पढ़ा हुआ आपको समझ में आया? सभी को जो भी पढ़ा आज आपने? बहुत अच्छे